टू दिस कंप्यूटर, ठीक है। चलो रिकॉर्डिंग ऑन करी। अच्छा खैर, ऑसिलेशन से रिलेटेड तो ये तो थी सिंपल सी बेसिक्स। अब आर एल सी सर्किट जो है ये हम लोग पीछे इसमें हम लोग एनालाइज वगैरह करके आ चुके हैं, यानी कि टोटल इम्पीडेंस वगैरह मुझे अगर इस सर्किट की निकालनी है तो वो किस तरीके से निकालते हैं। फेजर्स वगैरह भी तुम लोगों ने देख लिया इससे रिलेटेड, ठीक है। फेजर्स मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन ही होता है फेजर भी उसमें, और इसमें नॉर्मल जो है फर्क नहीं होता। मतलब ओमेगा की टर्म्स में या एस डोमेन में लेते हुए चल रहा हूँ या फेजर में लेते हुए चलूँ, दोनों एक ही बात है तकरीबन, सही है। करंट किसी भी टर्मिनल के ऊपर अगर मुझे वोल्टेजेस निकालने हैं तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को सॉल्व करने आ चुकी हैं इस पॉइंट तक। यानी कि अगर लेट से मैं इसके आगे एक इंडक्टर और अटैच कर दूं और बोलूं भाई अब बता दो वोल्टेज क्या आ रहा है, तो तुम लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वोल्टेज वगैरह की इक्वेशंस तुम लोग निकालने जानते हो और करंट भी निकालना जानते हो, कैपेसिटर में से कितना करंट गुजर रहा है या आगे जो इंडक्टर लगाया था उसमें से करंट कितना गुजरेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू वगैरह को अगर पता हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग देख चुके हो। अब इसको हम लोग थोड़े से डिफरेंट अंदाज में देखते हैं सेम सर्किट को, ठीक है। अब इस सर्किट को जब दूसरे अंदाज में देख रहा हूँ तो स्टार्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले निकाल ली इसकी टोटल इम्पीडेंस। इस सर्किट की टोटल इम्पीडेंस की क्या होगी, आर प्लस तीनों इम्पीडेंस जो है वो एडअप होनी चाहिए, आर प्लस जे ओमेगा एल और माइनस या प्लस 1/j ओमेगा सी। ये हमारे पास टोटल इम्पीडेंस आ गई। अगर मैं जे कॉमन ले लूँ तो इधर से गायब कर दो, इधर से भी गायब कर दो, तो हमारे पास टोटल इम्पीडेंस का वो बन जाएगा, जिसमें एक रियल पार्ट है और एक मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड क्या है, ओमेगा एल प्लस 1/ओमेगा सी, ठीक है। ये इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड है और रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड सिर्फ आर है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इस सर्किट को ऑसिलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ओमेगा की वैल्यू ऐसी सेट करनी है कि ओमेगा एल और ओमेगा सी का इन्वर्स जो है ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। ये जे जब मैंने बाहर कॉमन निकाला तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने न्यूमिनेटर में लेके आना है जे को पहले तो और फिर कॉमन निकालना है। तो जे स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बस, और कुछ नहीं। तो ओमेगा एल की वैल्यू और इस 1/ओमेगा सी की वैल्यू, ऐसी कोई ओमेगा की वैल्यू जिसके ऊपर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। यानी कि लेट से इसकी वैल्यू 1 आ जाए और इसकी वैल्यू -1 आ गई, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 - 1 0 हो गया। मेरे पास सिस्टम में से इमेजिनरी पार्ट गायब हो चुका है, जबकि लगे हुए हैं ये दोनों सर्किट में, फिजिकली ये अटैच हुए हैं सर्किट में, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये कैंसिल आउट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तो मैंने मेथड वो कुछ लंबी सी डेरिवेशन की थी ये वाली लास्ट टाइम। इसके अंदर मैंने क्या किया था, वी इन और वी आउट का मैंने वो निकाला था ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन में किस तरीके से निकाला मैंने, कैपेसिटर के ऊपर मुझे वोल्टेज मालूम करना है तो कोई मसला नहीं, वोल्टेज डिवाइडर लगा दिया। वोल्टेज डिवाइडर में न्यूमिनेटर में मेरे पास कैपेसिटेंस का वोल्ट रेजिस्टेंस आ गए, डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय वी इन, तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया। जब इसको फाइनली सॉल्व करते करते आखिर में मैंने इसको कंपेयर करवाया ना एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन के साथ सेकंड ऑर्डर, तो मुझे पता है ओमेगा एन जो होती है वो मेरी ऑसिलेशन वाली फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ऑसिलेट करेगा सिस्टम या ये ट्रांसफर फंक्शन या ये सर्किट, ठीक है। तो ओमेगा एन वो फ्रीक्वेंसी थी। अब ओमेगा एन को मैंने जब इस सर्किट के साथ कंपेयर किया तो ओमेगा एन का स्क्वायर बराबर हो गया 1/LC के, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुम लोगों ने लास्ट टाइम देख ली थी। अच्छा, इस चीज़ को अगर मैं दूसरे अंदाज में देखूं, यानी कि इम्पेडेंस के थ्रू, तो मैंने क्या किया है, इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो के इक्वल कंसीडर किया, क्योंकि हमें पता है ऑसिलेट करवाने के लिए इमेजिनरी पार्ट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। एक रूल ये भी है इसको फाइंड आउट करने का। तो ये किया, माइनस वाली टर्म जो है वो इक्वल्स टू के राइट पे चली गई, ये बच गया हमारे पास। इसमें से जब मैंने इसको ओमेगा के लिए सेपरेट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा 1/√LC। रिजल्ट सेम आ रहा है जो उस लंबे तरीके से डेरिवेशन यानी कि ट्रांसफर फंक्शन वाले तरीके से निकाला, इससे भी वही आ रहा है। जो मेथड आसान लगे उससे किया जा सकता है, ठीक है, सर्किट कोई भी हो, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा ही है, सीरीज रेजोनेंस तीन चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं, ठीक है।
तो इसमें मेरे पास ओमेगा नॉट वो किसके बराबर आया, 1/√LC। ये मेरे पास सेंटर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरा सर्किट जो है वो ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, सेंटर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये मेरा ओमेगा एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो है, और वाई एक्सिस मेरे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैं बॉडी प्लॉट का सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, सही है। तो इस टाइप के रिस्पॉन्स में मुझे क्या दिख रहा है, ये जो है मेरे पास जिस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट पीक आई है मेरे पास, वो मेरी क्या कहलाती है, सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी के पीछे, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे देखूं, तो मेरे पास ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होगी और ये भी मेरे पास हाफ पावर फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यानी कि मेरे पास लेट से ये 1 आ रहा था मैग्नीट्यूड इधर, तो इधर मेरे पास क्या आ रहा होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मुझे मिलेगा 0.5 वॉट या ये ओमेगा नहीं है, वॉट है। ठीक है, मैं इसको इरेजर है, इरेजर ये आ गया 1, और इधर मेरे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड 0.5 लेट से। ठीक है, तो हाफ पावर हो गई। अगर मैं इसको वोल्टेज या करंट की टर्म्स में देखूं, तो मेरे पास वोल्टेज कितना हो चुका होगा, 0.707। ठीक है, यानी कि √1/√2 0.707 होता है। ठीक है, इतना कम हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि करंट मेरे पास 1/√2 से कम हो गया और वोल्टेज भी मेरे पास 1/√2 से कम हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। मतलब आई ये भी मेरे पास कम हुआ है 1/√2 से, और वी जो है वो भी कितना कम हुआ है, 1/√2 से। पावर क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ही आना है। तो हम्म, मतलब ये दो पॉइंट जो हैं ये मेरे पास हाफ पावर फ्रीक्वेंसी वाले पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स को मैं क्या कहता हूँ, नाम दे देता हूँ इसको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये मेरे पास दो फ्रीक्वेंसीज आ गई। इस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर मेरे पास क्या हो रहा है, सेंटर फ्रीक्वेंसी से लेके इन दो फ्रीक्वेंसी के दरमियान तमाम फ्रीक्वेंसीज मेरे पास इस सर्किट के आउटपुट के ऊपर मुझे मिल रही होगी। यानी कि यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ ना, तो उसके अंदर इस फ्रीक्वेंसीज का भी पार्ट होगा, कुछ ना कुछ उसका एम्पलीट्यूड मौजूद होगा। यार एक मिनट, कॉल आ रही है।
अच्छा यार, कहाँ थे हम लोग ये थे कि मैं बता रहा था इसकी जो बैंडविथ होती है वो बैंडविथ ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के दरमियान होती है। इसको हम लोग बैंडविथ कहते हैं। यानी कि मेरे इस सर्किट की जो बैंडविथ होगी वो ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 के दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो सारी फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज के अंदर उसका कुछ ना कुछ पार्ट होगा मौजूद। यानी कि यहाँ पर जो भी मुझे साइन वेव दिखेगी वो एग्जैक्ट प्योर साइन वेव नहीं होगी, उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन वगैरह कुछ होगी। और उस डिस्टॉर्शन की फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होगी, इस ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक की जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं सब इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इससे रिलेटेड तमाम चीज़ें जो सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और बैंडविथ और उससे रिलेटेड आगे पीछे मेरे पास मतलब लोअर साइड पे मेरे पास ओमेगा मिनिमम कहाँ पे मेरे पास हाफ पावर आ रही है और कहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम साइड पे यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे हाफ पावर आ रही है। वो दो फ्रीक्वेंसीज मिलके मेरे पास बैंडविथ डिसाइड कर रही है मेरे पास जो ऑसिलेटर है उसकी बैंडविथ क्या है। ठीक है, ये बैंडविथ जितनी कम हो उतना बेहतर ऑसिलेटर होता है। यानी कि मेरी कोशिश होती है, लेट से अगर मैं चाहता हूँ कि 40 किलो हर्ट्ज के ऊपर मेरा सिस्टम जो है वो ऑपरेट करे तो मुझे सिर्फ 40 किलो हर्ट्ज चाहिए, उसमें कोई डिस्टॉर्शन या नॉइज वगैरह नहीं चाहिए। तो मेरी कोशिश क्या होती है कि बैंडविथ जो है ना W1 और W2 इस सेंटर से ज़्यादा दूर ना हो, बहुत ही करीब करीब हो। तो ये किस तरीके से बेहतर होता है तो उसके ऊपर अभी हम लोग देख लेते हैं। ये चीज कहलाती है क्वालिटी फैक्टर हमारे पास। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है अब इसके अंदर, ये तो इन्होंने हाफ पावर यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू क्या होगी वो निकालने की कोशिश की है। तो करंट की इक्वेशन लिख दी, वी एम टोटल वोल्टेज इतना था, डिवाइड कर दिया उसको टोटल रेजिस्टेंस से। टोटल रेजिस्टेंस तीनों का सम था हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से मुझे अब पावर वगैरह अगर कैलकुलेट करनी हो तो वो भी हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया है, पावर इनको पता है 0.5 आनी चाहिए ओरिजिनल के मुकाबले में, और करंट जो था वैसी ना उस करंट में इक्वेशन डाल दी। रेजिस्टेंस जो है इन्होंने सेपरेट करके निकाला है। ठीक है, रेजिस्टेंस सेपरेट करके निकाला इन्होंने, कहाँ है, हाँ ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया भाई, रेजिस्टेंस जब इस इक्वेशन से सेपरेट किया तो उनके पास एक ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन में इनको क्या मिला, ओमेगा की, जब ओमेगा के लिए इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगी ओमेगा की। जब अंडर रूट, क्योंकि ओमेगा जो है वो अंडर रूट के अंदर है, मैं स्क्वायर लगाऊंगा दोनों साइड पे ताकि अंडर रूट से बाहर आए ओमेगा जो है, तो मेरे पास टोटल दो डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा की वो प्लस और माइनस, ये मेरे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा खैर यहाँ तक तो बात हो गई। ये फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक है, ये याद नहीं रहता है, तो इससे एक ऑल्टरनेट और भी है फॉर्मूला, वो उस पर देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो है ये दो मेरे पास फ्रीक्वेंसी निकल गई जो बैंडविड्थ डिसाइड करवा रही हैं सेंटर फ्रीक्वेंसी से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दूर, लेट्स से 1 के या 10 के फ्रीक्वेंसी पीछे मेरे पास ओमेगा 1 है तो 10 के ही आगे मेरे पास ओमेगा 2 होगा। ठीक है, सेंटर से जितना मैं पीछे गया हूँ उतना ही आगे भी होगा। एग्जैक्टली ये वो होता है, सिमेट्री होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब पीछे अगर देखूँ मैं और आगे इसमें इसमें और क्या है, हाँ क्वालिटी फैक्टर जो बताने वाली बात है, बैंडविथ का इन्होंने यही दिखाया है। बैंडविथ जो होती है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी कि इन दो फ्रीक्वेंसीज का मैं सब्ट्रैक्शन ले लूँ, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी में से कम वाली फ्रीक्वेंसी मैंने सब्ट्रैक्ट करवा दी, मेरे पास बैंडविथ आ गई। अगर मेरे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 गिवन है तो सेंटर में कैसे निकालूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो और अंडर रूट ले लो तो सेंटर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा जी, क्वालिटी फैक्टर जो मैं बताना चाह रहा था, मतलब मैं चाह रहा हूँ जैसे 40 के मुझे एग्जैक्ट मिले, उसके अंदर डिस्टॉर्शन वगैरह ना हो, तो वो क्वालिटी फैक्टर मेरे पास डिफाइन कर रहा होता है कि मेरे पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू उतना बेहतर मेरे पास क्या होगा, साइन वेव होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा बेहतर होगी साइन वेव, और उतनी ही ज़्यादा ये मेरे पास जो इसकी पीक जा रही है वो उतनी ऊपर होगी। अच्छा इसको देखने के ना मल्टीपल तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका कौन सा है, ये वाला है, पीक एनर्जी कितनी स्टोर हुई थी
इंडक्टर या कैपेसिटर के अंदर, किसी भी उसके अंदर पैसिव एलिमेंट में पीक कितनी स्टोर हुई एनर्जी और कितनी डेसिपेट हो गई एक साइकिल के अंदर, मतलब एक कंप्लीट साइकिल के अंदर मैंने कितना एनर्जी स्टोर किया था और कितना डेसिपेट कर दिया। तो ये मेरे पास क्वालिटी डिफाइन करेगा। एनर्जी स्टोर कौन कर रहा होता है मेरे पास, इंडक्टर या कैपेसिटर कर रहा होता है। ठीक है, मेनली करंट के सूरत में देखा जाए तो इंडक्टर ही करता है, करंट बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में। तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है और डेसिपेट जो हो रही होती है वो रेजिस्टर्स वगैरह के अंदर होती है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया ओमेगा नॉट एल ओवर आर, या फिर कैपेसिटर की टर्म्स में अगर मुझे क्वालिटी देखनी हो तो 1/c इंटू आर और ओमेगा नॉट डिनोमिनेटर में, ये दो फॉर्मूले हो गए। तो डेसिपेट जिसमें हो रहा है वो डिनोमिनेटर में आ गया, डेसिपेट हमारे पास रेजिस्टर में होता है, और इंडक्टर में मेरे पास क्या आ रहा है, एनर्जी स्टोर वगैरह हो रही है। और इंडक्टर और कैपेसिटर का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है, इसीलिए वो बस थोड़ा सा डिफरेंट है, एक ऊपर एक नीचे, और कोई फर्क नहीं है। इसको भी ड्राइव किया है इन्होंने। ड्राइव करने का जो मेथड है वो क्या है भाई, एक पीरियड का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड जो है वो मेरे पास 1 हो, यानी कि कैपिटल टी। वो कैपिटल टी किसके बराबर होता है, 1/f के। ठीक है, इस 1/f के अंदर मेरे पास कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर तो मेरे पास पावर हो गई, लेकिन हाफ क्यों लगाया, काइनेटिक एनर्जी में देख रहा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी मेरे पास जो स्टोर हो रही है, हाफ टाइम्स मेरे पास पावर, ये टोटल एनर्जी वगैरह स्टोर हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। एनर्जी निकालने का यही फॉर्मूला होता है, पावर इनटू टाइम एनर्जी। ठीक है, तो ये मेरे पास एनर्जी आ गई, पावर, और ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया एक साइकिल का, 1/f मेरे पास टी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जब मैंने सॉल्व वगैरह किया, यानी कि करंट की इक्वेशन वगैरह डाली और रेजिस्टेंस की इक्वेशन वगैरह इंसर्ट की, तो मेरे पास जब फाइनली सॉल्व होके आया तो ये आ गया एक रिजल्ट। ठीक है, तो क्वालिटी जो होती है वो मेरे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि सेंटर फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है और इंडक्टर और रेजिस्टर की वैल्यूज मैंने क्या रखी हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज ना हो, तो सेंटर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा नॉट का क्या फॉर्मूला था, 1/√LC। ठीक है, लेकिन मेरी क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाए तो मैं क्या छेड़ूंगा, रेजिस्टेंस सिर्फ छेड़ूंगा, ताकि क्वालिटी मेरे पास इंप्रूव हो जाए। मेरी सेंटर फ्रीक्वेंसी नहीं उससे छिड़ेगी, क्योंकि मैं इंडक्टर और कैपेसिटर को हाथ नहीं लगा रहा। ठीक है, तो क्वालिटी अपनी अगर सिस्टम की बेहतर करनी हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो इंक्रीज करो या तो डिक्रीज करो। बहुत ज़्यादा इंक्रीज से भी बेकार हो जाती है क्वालिटी, बहुत ज़्यादा डिक्रीज से भी मेरे पास सिस्टम की जो क्वालिटी है वो बेकार हो जाती है। एक पर्टिकुलर ही वैल्यू आती है जिसके ऊपर मैक्सिमम कोई क्वालिटी मिल सकती है एक सर्किट में जो मैंने सिलेक्टेड बनाया है। ठीक है, तो मतलब लिमिटेशंस है रजिस्टर भी छेड़ने के। तो खैर उसके ऊपर तो बाद में जाते हैं। एक तरीका तो ये था क्वालिटी फैक्टर मालूम करने का, पीक एनर्जी कितनी स्टोर हुई है और डिवाइड कर दिया जाए कितनी डेसिपेट हुई है एक साइकिल के अंदर। दूसरा तरीका क्या है भाई, मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना गया है इस सेंटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं बैंडविड्थ से। ठीक है, तो एक और ये भी तरीका है, यानी कि अगर मेरे पास क्वालिटी बेकार होगी किसी भी सिस्टम की तो मेरे पास क्या होगा, बैंडविड्थ जो है वो बैंडविड्थ मेरे पास सिस्टम की थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और पीक भी मेरे पास कम हो जाएगी। जो क्वालिटी अगर मेरे पास कम हो जाती है तो ये वाला जो ग्राफ है मैं बनाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो इसमें बेहतर दिख जाएगा। यानी कि क्वालिटी मेरे पास Q1 जो है क्वालिटी इस वाले की, ठीक है, इस वाले की क्वालिटी सबसे बेकार है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास बहुत कम आ रहा है, एम्पलीट्यूड। और जबकि बैंडविड्थ जो है इसकी, यानी कि हाफ आवर से जो मैंने बैंडविड्थ निकाली है वो इसकी ज़्यादा है, तो मेरे पास क्वालिटी जो है इसकी वो बेकार हो गई। ठीक है, जो क्वालिटी फैक्टर है इस सिस्टम का। ठीक है, इसी तरीके से बाकियों का उसके रिस्पेक्टिव जैसे जैसे मेरे पास पीक इंक्रीज होते जा रही है ये उसकी क्वालिटी बेहतर होते जा रही है इस सिस्टम की। ये जो तरीका है ये बिल्कुल एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, इससे मेरे पास एक
क्वालिटी का मुझे आइडिया मिल जाता है, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब अगर मेरे पास ये कोई ग्राफ बना हुआ है तो मैं देख के बता सकता हूँ भाई कौन सा ऑसिलेटर जो है वो बेस्ट वर्किंग करेगा किसी सेंटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो मैंने सेंटर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट की है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड तो ये सारी बातें हो गई। अच्छा यार, मैं सोच रहा था कि हाँ यार जूम शेयर, मैं ये सोच रहा था कि तुम लोगों को ना ये सिमुलेट भी करके दिखा दूँ। तो इसके बाद ना एक एग्जाम्पल दी हुई है, वो एग्जाम्पल क्या है भाई, आर एल और सी, ये तीन जो चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं, इन तीनों की वैल्यूज गिवन है 2 ओम्स, 1 मिली हेनरी और 0.4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये तीनों चीज़ें सीरीज में लगी हुई हैं। मेरे पास कोई इनपुट पे साइन वेव है जिसकी ओमेगा डिसाइड नहीं हुई भी, ओमेगा मुझे मालूम करनी है, सेंटर फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर ये ऑसिलेट करने लग जाएगा सिस्टम जो है। यानी कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो कौन सा होगा, ये जो इसका वी आउट जो है वो ऑसिलेट करने लग जाए। ठीक है, साइन वेव प्रोड्यूस होने लग जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम करनी है, ओमेगा 1 मालूम करना है, ओमेगा 2 मुझे मालूम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह हमें पता है, उसका कोई मसला नहीं है। फॉर्मूले भी हमने दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो मेथड क्या हो जाता है यार जो एक्यूरेट है बिल्कुल, जो फॉर्मूला रट्टा भी नहीं लग सकता। हाँ यार, वो फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इसका ये इतना खतरनाक सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हो तुम लोग, या फिर एक और है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये है वो फॉर्मूला। ओमेगा 1 जो है वो ओमेगा नॉट में से माइनस कर दो, बैंडविड्थ कितनी है डिवाइड बाय 2 से, और बैंडविड्थ डिवाइड बाय 2, इसमें बस हमें ये, अच्छा खैर रिकॉर्डिंग चल रही है, सही है, रिकनेक्ट, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। बैंडविड्थ निकालने का यार ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक सिंपल सा, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय क्वालिटी फैक्टर। मेरे पास क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या रिसीव हो रहा है, ठीक है, सिस्टम का। ठीक है, तो ये किस तरीके से भी निकाला जा सकता है बैंडविड्थ, वरना आर और सी की टर्म्स में अगर देखना हो तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर ले लो और सी आर को मल्टीप्लाई कर दो, तो भी बैंडविड्थ हमारे पास आ जाती है। एक तरीका ये भी है बैंडविड्थ निकालने का। तो बैंडविड्थ हमारे पास ये छोटे से एक फॉर्मूले से निकल सकती है, इस फॉर्मूले से बैंडविड्थ निकल गई। इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ सकती है, जो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, कभी कभी करीब करीब आती है इससे वैल्यू। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले से। तो खैर जो भी है, मैं प्रेफर तो यही करूँगा यार, ये आसान वाला फॉर्मूला तुम लोग भी यूज़ करो, जान छुड़ाओ बस। ठीक है, तो मेन जो होता है बस मैथ्स में नहीं फंसना, चीज़ें जो हैं वो बस पता चल जाए हमारे सर्किट से रिलेटेड, उसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, ये जो सर्किट है, अब इस सर्किट का मुझे क्या मालूम करना है, ये तीन चीज़ें मालूम करनी थी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा नॉट ही हो गई हमारे पास, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये दोबारा क्यों पूछ रहा है पता नहीं। ठीक है, तो खैर अच्छा एम्पलीट्यूड मांग रहा है वो पार्ट सी में, फ्रीक्वेंसी तो मालूम हो गई, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो मसला नहीं है, एम्पलीट्यूड का भी खैर उसमें भी आते हैं बाद में। कैलकुलेट क्या करना है, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ क्या है हमारे सिस्टम की, तो मतलब सब कुछ ही मालूम करना है इस सर्किट से रिलेटेड, तो कोई मसला नहीं। इस सर्किट को मैं सॉल्व करने से पहले ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसको सिमुलेट करके देख लें हम लोग कि होता क्या है हमारे पास एक्चुअल, मतलब जब मैं रेजोनेटर वगैरह डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो मेरे पास होता क्या है सच, आउटपुट क्या आता है, इनपुट में क्या दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये एक छोटा सा सर्किट बना लिया क्या, प्रोटियस के ऊपर। प्रोटियस यूज किया हुआ है तुम लोगों ने? हाँ भाई, कोई यस है? सर। चलो ये अच्छी बात है, प्रोटियस यूज किया हुआ है तो यस सर। गुड यार, ये चाहिए एनर्जी। सर। हाँ, अब सब बोलो एक एक करके, 20 बंदे। चलो खैर, टाइम ही नहीं गुजर रहा, तो क्या करना है यार, मैं ये कर रहा था यार, सिंपल सा सर्किट है, जो रेजिस्टर की वैल्यू दी हुई थी, इंडक्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू, वो मैंने इधर इंसर्ट कर दी इसमें से देख के, और कुछ नहीं किया है। रेजिस्टर 2 ओम 1 मिली,
0.4 माइक्रो, टू 1 मिली 0.4 माइक्रो। ठीक है, ये तीनों मैंने सेट कर दिया। अच्छा, एक प्रोब मैंने लगाई है। ये प्रोब क्या करती है? ये प्रोब जो है वोल्टेज वगैरह मेरे पास मेजर करती है, यानी कि मॉनिटर कर रही है। ठीक है, और ये क्या है, मेरे पास एक साइन वेव जो है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको, साइन। ठीक है, अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी, मैंने ये फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, मुझे मालूम कैसे हुई? तो उसका तो हमें पता है, सेंटर फ्रीक्वेंसी मैं कैसे निकालता हूँ उसका फॉर्मूला हमें पता है। अगर नहीं मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम ये कर सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए मैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट कर लूँ। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब बॉर्डर प्लॉट, जो तुम लोग अभी देखते हुए आ चुके हो, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, और मिड के अंदर मैंने ड्रॉ करने के लिए भी दे दिया था। तो वो तुम लोगों को पता है कैसे ड्रॉ होता है और तुम लोगों को आइडिया भी है। तो सेम वही बॉर्डर प्लॉट जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही होता है। ठीक है, अब उस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। क्या किया है मैंने, फ्रीक्वेंसी जो है इसकी साइन वेव की, वो वेरी करवाई मैंने 1 से लेके लेट से 1 मेगा तक। ठीक है, 100K तक। जब मैंने इसको वेरी किया तो मेरे पास क्या दिखा, 1 हर्ट्ज से लेके मेरे पास 10K तक या 1K तक रिस्पॉन्स जो है वो फ्लैट है, यानी कि उस पर 0 dB मैंने इनपुट दिया है। 0 dB का मतलब क्या होता है, 1 वोल्ट। ठीक है, 0 dB का मतलब 1 वोल्ट, यानी कि 20 log 1। ठीक है, 0 आ रहा है मेरे पास, नहीं है तो 20 log 1, यानी कि अगर वोल्टेज की टर्म्स में देख रहा हूँ, पावर की टर्म्स में देखूंगा तो 10 log हो जाएगा। log 1 एक्चुअली 0 होता है, तो इस वजह से सब कुछ 0 हो गया। तो 0 dB जो है मेरे पास, वो क्या होता है, 1 वोल्ट। तो मैंने इनपुट पे जो है वो 1 वोल्ट दिया हुआ है, जबकि इसके अंदर 20 दिया हुआ है। ठीक है, 20 वोल्ट पीक टू पीक, वो जाने दो, इग्नोर करो उसको, हमें बस देखनी है सेंटर फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो वो सेंटर फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ गई, इस ग्राफ के थ्रू ना मुझे पता चल गया यार, यहाँ पे कहीं सेंटर फ्रीक्वेंसी है। मैंने इसको मैक्सिमाइज किया, इस पे एक कर्सर ड्रॉ किया, तो कर्सर ड्रॉ करने के बाद मुझे नीचे लिखा हुआ दिख रहा है 7.98 किलो के ऊपर इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है। और इससे आगे मेरे पास वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, इससे पीछे भी मेरे पास डिक्रीज हो रही है। तो ये जो मेरे पास सर्किट है, ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना अचानक से गेन देना शुरू हो गया। मतलब मैंने इनपुट पे 1 वोल्ट दिया है, ये आउटपुट पे मुझे कितना डीबी मिल रहा है, आउटपुट पे मुझे 27.3 डीबी मिल रहा है। जो राइट की तरफ मेरे पास C1 की वैल्यू लिखी हुई है ना, 27.3, तो ये इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड मुझे अचानक से मिल गया। मैं 1 वोल्ट दे रहा हूँ, आउटपुट पे मुझे 27 dB का मतलब कितना हुआ, लॉग इनवर्स 27.3 डिवाइड बाय 20, यानी कि मेरे पास आउटपुट पे 23 वोल्ट कुछ आ गए अचानक से। इनपुट पे तो मैं दे रहा हूँ यार 1 वोल्ट, आउटपुट में मेरे पास इतना ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना मेरे पास किस वजह से हुआ, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वजह से हुआ है। यानी कि मैंने इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीफाई, यानी कि ये सर्किट जो है जो एनर्जी है मैं एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो ज़ाया नहीं हो रही, वो इसी के अंदर कैपेसिटर में स्टोर होती है। साइकिल का जब नेगेटिव साइकिल आती है तो वो इंडक्टर को दे देता है, और ये एक दूसरे को बस एनर्जी पास करते रहते हैं, और एक वक्त आता है ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब ये कब तक एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू होगा, जब तक ये रेजिस्टर जो है खा ना जाए। मतलब एक वक्त आता है मैं एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये जो इसकी खाने की कैपेसिटी यानी कि एनर्जी ज़ाया होने की, वो भी इंक्रीज हो रही होती है। एक वक्त आता है ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। मतलब अगर मैं इसका वो ड्रॉ करूँ, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास जो वोल्टेज हैं आउटपुट के वो इंक्रीज होते जा रहे थे, एक वक्त आया वो स्टेबल हो गए। ठीक है, तो वो स्टेबल किस वजह से हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो रजिस्टर है वो डेसिपेट करवा रहा है फिर एनर्जी, वरना ये क्या होता, बढ़ता ही रहता। खैर आइडियली बढ़ता रहता, प्रैक्टिकली बढ़ता नहीं है। तो खैर एम्पलीफाई जो हो रहा है ना वो इसी वजह से हो रहा है। मैंने इनपुट जो दिया है वो बिल्कुल कम दिया है, आउटपुट में मेरे पास इतने ज़्यादा एम्पलीट्यूड मिल गए। ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही अपना इनपुट रख दिया है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करके लेट से मैं 10 हर्ट्ज दे दूँ, ठीक है, तो 10 हर्ट्ज तो खैर मैं प्लॉट करना मुझे हो जाएगा। 10 हर्ट्ज मैंने दिया तो मेरे पास क्या हो रहा है, जो ग्रीन वाली है और जो रेड वाली है दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, उन दोनों का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, यानी कि जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वही आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं बहुत ज़्यादा, यानी कि
100K लेट से मैंने फ्रीक्वेंसी रख दी और इसको सिमुलेट किया, तो मेरे पास क्या हुआ? अच्छा जी, मेरे पास ये हुआ कि बहुत ज़्यादा देर तक के लिए चला दिया है। इसको चला देता हूँ 100K का मतलब मैं लेट से 10 माइक्रो तक चलाता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई? मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरे पास आउटपुट का ग्रीन वाली वेव है वो बिल्कुल अटेनुएट हो गई है। ठीक है, मतलब सिग्नल ही नहीं मिल रहा, जो कि मुझे बॉर्डर प्लॉट भी यही दिखा रहा है। मैं अगर 100K के ऊपर दूं तो मेरे पास -40 dB के आसपास कुछ मिलने लग जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एग्जैक्ट सेंटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसको ऑपरेट करवाऊं, यानी कि जो मैंने सेंटर फ्रीक्वेंसी अभी इधर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से फाइंड आउट की, तो उस पर मुझे क्या दिखा? उस पर मुझे ये दिखा कि ये जो है मेरे पास ऑसिलेट करने लग गया सिस्टम। ठीक है, 2 मिली चला लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास, मैंने इनपुट कम वोल्टेज दिया है, ये एम्पलीफाई होते होते एक वक्त आया ये सैचुरेट होके स्टेबल साइन वेव देने लग गया। तो इस साइन वेव की मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वाली फ्रीक्वेंसी है। आज अच्छा, अब जो है मैं क्वालिटी फैक्टर का भी एक हमने जिक्र किया है अभी थोड़ी देर पहले, तो क्वालिटी फैक्टर भी देख लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर से इफेक्ट क्या हो रहा है? मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, लेट से 2 से मैंने 20 कर दी। ठीक है, तो 20 करने पे मेरे पास क्या हुआ? आउटपुट डिक्रीज हो गया, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो चुका है, लेकिन साइन वेव अभी भी आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने इनपुट जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की दी हुई थी, जो एक्साइटेशन पल्स थी, तो इतना प्योर आ रहा है, वरना इतना प्योर आता नहीं है। ऑसिलेटर जो मेन होते हैं ना, उसके अंदर ये इनपुट भी देना नहीं होता। ये भी बस एक दफ़ा आपने पल्स पकड़ा दी, एक हल्की सी पल्स दी, उस पल्स के बाद वो अपने आप को ही ऑसिलेट करवाते रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर ना, जब हम कोई इनपुट वगैरह ना दें, तो वो वाले खैर सर्किट्स वगैरह तुम लोग आगे ली का एक कोर्स है उसमें पढ़ोगे, ऑसिलेटर्स कैसे डिजाइन होता है। तो उसके अंदर तुम लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा ये वाली चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि इनपुट कोई ना देना और आउटपुट खुद ही आ जाना, ऑसिलेट करना आउटपुट साइन वेव। खैर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में तुम लोगों को दिख रहा होगा लास्ट जो था उसके मुकाबले में ये एम्पलीट्यूड कम हो गया। अब ये जो है ये कोई 13 या 12 के आसपास कुछ है डीबी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है मेरे पास? 8.12 डीबी कुछ आ रहा है आउटपुट। सेंटर फ्रीक्वेंसी वही है अभी भी, सेंटर फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं आया ज़्यादा। मेरे पास जो भी आ रहा है एम्पलीट्यूड वो कम हो गया, जिसकी वजह से मैं अगर 8.12 डीबी को अगर मैं देखूं, हाफ पावर मुझे कहाँ पे मिल रही होगी? मैंने शायद तुम लोगों को बताया था 3 dB जो होता है, -3 dB वो हाफ पावर होता है, -3। तो 8 में -3 कर दूं तो मेरे पास क्या हो गया? 5 जो है, 5 के ऊपर मेरे पास 3 dB यानी कि हाफ पावर हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास अब बैंडविड्थ कुछ है। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हो गई, जबकि लास्ट वाले सर्किट के अंदर, यानी कि जो मेरे पास था जिसमें मैंने इसकी वैल्यू 2 रखी हुई थी जो उन्होंने दी थी, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब मैं इसको सिमुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास हाफ पावर क्या आ रही है? सेंटर पे मेरे पास क्या है? 27 कुछ, 27.5। 27 में 3 कम कर लो तो वो कितना होता है? 24 यहाँ आ गया। अब ये तुम लोग खुद देखो बैंडविड्थ कितनी कम है। ठीक है, तो बैंडविड्थ कम हो गई, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये मेरे पास क्या है? एक स्टीपर मेरे पास एक पहाड़ी बनी है। ठीक है, तो उस पहाड़ी कितनी ज़्यादा उसकी चोटी ऊपर है, उससे डिसाइड हो रहा है मेरे पास क्वालिटी फैक्टर। तो खैर, ये तो बस एक मैं चाह रहा था यार कुछ देखने को भी मिल जाए, तो इसलिए इस साइड पे गया हूँ, समझना बेहतर हो जाता है। तो खैर, जो मेन था ऑसिलेटर, यानी कि ये सर्किट तुम लोग अभी पीछे देखते हुए आए हो, इसके पोल जीरो प्लॉट्स भी देखने लिए तुम लोगों ने, पोल्स किस तरीके से निकलते हैं, जीरोस किस तरीके से निकलते हैं, उनके इफेक्ट जो होते हैं, वो इफेक्ट की वजह से ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उन पोल और जीरो की पोजिशंस की वजह से कुछ हमारे पास ये रिस्पॉन्स बना। अगर मैं पोल और जीरो की लोकेशन छेड़ दूं, जो कि किससे छेड़ती है, या तो रेजिस्टर की वैल्यू छेड़ दूं, या तो इंडक्टर, या तो कैपेसिटर, कुछ भी छेड़ूं, पोल की लोकेशन छेड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये बॉर्डर प्लॉट जो है वो चेंज होगा। उसके चेंज होने की वजह से मेरे पास एप्लीकेशन चेंज हो जाती है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, सेम सर्किट। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे या ये करवा दूँ? इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना, जुगाड़ करते हैं।
आसान तरीका। इसको सॉल्व ऐसे कर लेते हैं। सेंटर फ्रीक्वेंसी निकालने का तो सिंपल सा तरीका था, 1/√LC। LC तुम लोगों ने, L की वैल्यू भी गिवन है, C की वैल्यू भी गिवन है, तो हम लोगों ने जब इसको इंसर्ट किया तो हमारे पास 50 किलो रेडियंस पर सेकेंड हमारे पास वो आ गया ओमेगा नॉट की वैल्यू। ठीक है, इस सेंटर फ्रीक्वेंसी से क्या मैं ये वेरीफाई कर सकता हूँ जो मैंने इधर फ्रीक्वेंसी डाली हुई है? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? ये जो है वो रेडियन पर सेकंड के अंदर आ रही है फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने कन्वर्ट किस में करना है? हर्ट्स के अंदर। तो 50 एक्सपोनेंट 3, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से और डिवाइड कर दूं शिफ्ट 5 से, तो ये मेरे पास आ गया 79.57 कुछ। तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास ये सर्किट जो है वो ऑसिलेट करेगा एग्जैक्ट। ठीक है, और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड वगैरह आ सकता है, यानी कि जो पीक मिल सकती है वो मिलेगी। सेंटर फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये है 7957। तो ये मैं डाल के भी देखूँ, 7957, एंटर, स्पेस स्पेस, इसको थोड़ा सा ज़्यादा चला लेते हैं, 5 मिली स्पेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ऑसिलेट वगैरह इस सेंटर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो खैर कहाँ था मैं इधर था। सेंटर फ्रीक्वेंसी तो निकल गई, जो कि वेरीफाई भी हो रही है, बिल्कुल हमने सिमुलेट भी करके देख लिया। अच्छा, ओमेगा 1 जो है वो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। अब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 निकालने के दो मेथड हो सकते हैं। वो दो मेथड मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, फॉर्मूले अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे। तो मेथड 1 के ऊपर मैं नहीं जा रहा, मैं मेथड 2 डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सेंटर फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली 1/√LC के थ्रू। इसके बाद हम लोग आ गए क्वालिटी फैक्टर देखने के लिए। क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए मैंने क्या किया है, ओमेगा नॉट डिवाइड बाय L/R होता है, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। ओमेगा नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है, 50 के रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई, इंडक्टर की वैल्यू गिवन है सवाल में ही, और रेजिस्टर की वैल्यू भी गिवन है। तो क्वालिटी मेरे पास आ गई 25। अब इसके अंदर तुम लोग जब वेरी वगैरह करके देखोगे तो तुम लोगों को दिख जाएगा आर की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ज़्यादा करने से क्वालिटी ख़राब ही हो रही है हमारे पास। मैंने इंक्रीज तो करके दिखाया था, डिक्रीज भी करके दिखा देता हूँ, यानी कि 2 को 0.2 कर देता हूँ। तो अच्छा, क्वालिटी बेहतर हो गई। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने 1 किया था शायद। हाँ, बेहतर ही हो रही है, मतलब डिक्रीज करने से। खैर, क्वालिटी मेरे पास इंक्रीज हो गई क्योंकि मेरे पास बैंडविड्थ कम हो गई और ज़्यादा, और एम्पलीट्यूड जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। पहले 20 के करीब आ रहा था मेरे पास, अब 40 के करीब सेचुरेट हो रहा है। तो एम्पलीफाई जो है वो सिग्नल, या ये कह लो कि एनर्जी डेसिपेशन जो है वो बिल्कुल ही कम हो रही है अब। ठीक है, जीरो कर देने पे क्या हो रहा है, ये हो गया पागल। कुछ आएगा नहीं, मैक्सिमम यही था, मतलब और ज़्यादा कम करने से कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो खैर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करने से हमारे पास क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा, जो कि फॉर्मूला भी यही दिखा रहा है। ठीक है, और क्या है, बस ये बताना था। अच्छा, और क्या है, बैंडविथ फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा नॉट अपॉन क्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओमेगा नॉट भी मालूम है, क्यू अभी थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट कर लिया, तो 2 किलो रेडियन पर सेकेंड हमारे पास बैंडविथ आ गई। ठीक है, अब इस बैंडविथ का हमने ओमेगा 1 निकालना है और ओमेगा 2 निकालना है। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 किसके बराबर होता है, बैंडविथ डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि मैंने बताया था बिल्कुल सिमेट्री होती है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से लेफ्ट पे और राइट पे। तो मुझे टोटल पता है, टोटल मेरे पास कितना आ रहा है 2 किलो रेडियंस। तो लेफ्ट कितना जा रहा होगा 1, और राइट कितना जाएगा 1, तो जब भी टोटल 2 आया था बैंडविथ। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया, सेंटर फ्रीक्वेंसी में मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास 49 से 51 आ गया किलो रेडियंस पर सेकंड, ये मेरे पास बैंडविथ हो गई। तो ये एक बिल्कुल सबसे सिंपल तरीन तरीका। अगर ये वाला फॉर्मूला तब लगा सकते हैं अगर क्वालिटी फैक्टर हमारे पास ग्रेटर देन 10 को चाह रहा हो, वरना ये वेरीफाई नहीं करेगा ये फॉर्मूला जो है बैंडविड्थ डिवाइड बाय 2 करके और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो खैर ये हो गया, सेंटर फ्रीक्वेंसी हो गई। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं यार जो इसके अंदर पावर या एम्पलीट्यूड मांगी गई थी, एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना आ रहा है।
तो एम्पलीट्यूड का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वी एम अपॉन आर। तो वी एम हमें पता था 20, उसमें सोर्स गिवन थी सर्किट के अंदर, 20 वोल्ट की हमारे पास साइन वेव है गिवन। उस 20 वोल्ट को मैंने डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस से, तो मेरे पास करंट आ गया। उस करंट को अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दो तो ये मेरे पास हाफ पावर आ जाएगी। ठीक है, हाफ पावर इन टर्म्स ऑफ करंट देखा है, वोल्टेज की टर्म्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज की टर्म्स में भी क्या होगा, 20 को डिवाइड कर दो अंडर रूट 2 से, और इन दोनों का फिर प्रोडक्ट ले लो, तो करंट और वोल्टेज जो डिफरेंट आए थे, तो पावर भी फाइंड आउट हो ही जाएगी। जो कि इन्होंने इन्होंने क्यों नहीं की, इन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि मांगी नहीं गई थी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मांगा था, इसीलिए इन्होंने फाइंड आउट नहीं की। लेकिन जो एग्जाम्पल दी हुई है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसके अंदर पावर मांगी जा रही है, तो पावर भी ऐसी निकलेगी। जिस तरीके से करंट निकाला है तुम लोगों ने, इसी तरीके से वोल्टेज भी निकाल लो। वोल्टेज डिवाइड बाय आर हटा दो अभी इधर से, तो जो भी पीक वोल्टेज था उसको डिवाइड कर दिया मैंने अंडर रूट 2 से, ये मेरे पास हाफ पावर का वोल्टेज आ गया। इन दोनों वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास टोटल पावर आ जाएगी। हाफ पावर कितनी है, और टोटल पावर भी वैसी आ जाएगी, यानी कि इस 10 एम्पियर को मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मैक्सिमम पीक पावर इतनी है, 200 एम वॉट। ठीक है, तो ये मेरे पास मैक्सिमम पावर 200 वॉट आ रही है, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से तो 100 वॉट कुछ पावर होगी मेरे पास, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो पावर होगी। ठीक है, तो सेम इसके आंसर में भी वही दिख रहा है, 1.25 किलो वाट जो आ रहा है उसी का आधा करो तो 0.625 किलो वाट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के ऊपर होगा हमारे पास पावर। ठीक है, तो खैर ये सारी चीजें तो हो गई हमारे पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट से रिलेटेड। सेम इसी तरीके से हमारे पास ये जो रेजोनेंस सर्किट है, ये पैरेलल में अगर मैं इन तीनों को अटैच कर दूं तो उस तरीके से भी बन सकता है। तो पैरेलल में अटैच करेंगे तो हमारे पास ओमेगा क्या आ रहा है, उसकी इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि अंडर रूट एल सी आ रहा है अभी भी, 1 ओवर अंडर रूट एल सी। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर जनरल इक्वेशन में देखें ना, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इन टर्म्स ऑफ अगर क्यू देख लूँ मैं, तो ये फॉर्मूले तब भी सेम है। ठीक है, दोनों के अगर मैं क्यू की वो इक्वेशन देखूँ ना, अगर सीरीज में क्यू की इक्वेशन मेरे पास थोड़ी सी डिफरेंट है, पैरेलल में थोड़ी सी डिफरेंट है। सीरीज में जो है आर ओवर एल जो है वो एल ऊपर है आर नीचे है, जबकि पैरेलल जब मैं कनेक्ट करूंगा तो ये पूरा जो इक्वेशन थी यहाँ पे जो लिखी हुई है वो इन्वर्ट हो गई, और कुछ नहीं है। ये वाला जो इक्वेशन है ये भी इन्वर्ट हो गई, और कोई फर्क नहीं पड़ा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही की वही रहती है, क्वालिटी फैक्टर में बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यानी कि अभी तक तो इन्वर्स रिलेशन था, रेजिस्टर इंक्रीज करने से मेरे पास रेजिस्टर इंक्रीज करने से क्वालिटी डिक्रीज हो रही थी, इसके अंदर वो सीधा रिलेशन हो गया, रेजिस्टर इंक्रीज से क्वालिटी इंक्रीज हो गई, बस पैरेलल में ये हुआ है। बाकी बैंडविथ वगैरह की इक्वेशन वही है, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक जो मेरे पास वो है डिस्टेंस फ्रीक्वेंसी का, वो बैंडविथ ही होगी अभी भी। ठीक है, और ग्रेटर देन 10 से अगर क्वालिटी फैक्टर है तो बैंडविथ निकालने का यही जनरल फॉर्मूला उसमें भी अप्लाई हो सकता है, पैरेलल सर्किट्स में भी। ठीक है, सीरीज पैरेलल के अलावा भी होते हैं कुछ सर्किट्स। ठीक है, उन सर्किट्स में एक तो हमारे पास सर्किट आ जाता है कौन सा, उसमें हमारे पास आता है एक सर्किट क्रिस्टल ऑसिलेटर का। क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या होता है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों चीजें सीरीज में लगी हुई होती हैं, और इन तीनों के पैरेलल में ना एक और इंडक्टर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर का सर्किट होता है। ठीक है, तो ये भी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेट कर रहा होगा, आर सी एल वन और एल टू। ठीक है, तो एक तो ये भी होता है ऑसिलेटर का सर्किट। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीपल जो भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं, बस तीनों लगे हुए हो हमारे पास। तीनों क्यों लगे हुए हो, मुझे कैपेसिटर का इफेक्ट कैंसिल आउट करना है, तो वो कैंसिल आउट कौन कर सकता है, इंडक्टर ही कर सकता है। क्योंकि इंडक्टर का जो होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो पॉजिटिव में होता है, और कैपेसिटर का इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो नेगेटिव में होता है। तो पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अगर आर और सी का कॉम्बिनेशन है तो वो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर रेजोनेट कर रहेगा। ठीक है, उसकी कोई ना कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी लाजमी, चाहे कोई भी सर्किट हो। ठीक है,
अच्छा जी, तो ये तो सारी डिटेल बातें इससे रिलेटेड हो गई, RLC और रेजोनेटर्स क्या होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिल्टर्स का है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह फिर कभी शुरू करेंगे। रेजोनेटर्स में स्टार्ट जो किया है वो पैरेलल रेजोनेंस से स्टार्ट किया है, तो ये तो समरी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेम यही चीज़ देखेंगे, मतलब RLC ही है अभी भी, लेकिन अब ये जो है वो कुछ और बिहेव करने लग जाएगा जब तुम लोग इसको देखोगे ना। तो यानी कि सेम वही RLC था, यही RLC है। मैं आउटपुट जो है अब मैं इंडक्टर के ऊपर देख लूँ तो मुझे कुछ और दिख रहा होगा। सर आपकी आवाज़ अटक रही है सर। यार मेरा नेट का इशू चल रहा है थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि सेम सर्किट को अब हम लोग तुम दोबारा से देखेंगे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। अगर मैं तुम लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दूं ना, तो ये एक ना लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर मैं क्यों कह रहा हूँ, लो फ्रीक्वेंसी अगर मैं इनपुट पे दे रहा हूँ तो जितना एम्पलीट्यूड मैंने इनपुट पे दिया है उतना ही एम्पलीट्यूड मेरे पास आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, अगर तुम लोग ट्राई भी करवाना चाहो तो लेट्स से 1 हर्ट्ज मैंने दिया, मैंने इनपुट पे 1 हर्ट्ज दिया है, इसको मैं 1 सेकंड तक चला लेता हूँ, तो जो इनपुट मैंने दिया है वही आउटपुट आ रहा है, फेज शिफ्ट भी कोई नहीं। अगर मैं 10 हर्ट्ज दे दूं तो भी मेरे पास कोई फर्क नहीं आ रहा, जो इनपुट दिया है वही आउटपुट आ रहा है। लेकिन मैं अगर हायर फ्रीक्वेंसी दे दूं तो वो हायर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनपुट तो आ रहा होता है, आउटपुट जो है वो बहुत अटेनुएट हो जाता है या सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का फिल्टर हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी को वो सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो सेम सर्किट है, बिहेवियर चेंज हो गया, एप्लीकेशन अगर तुम लोग किसी और रीजन में ऑपरेट करने लग गए तो। ठीक है, तो खैर ये सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। स्टॉप शेयरिंग। सही है ना, कुछ पूछना तो नहीं है तुम लोगों ने? नहीं सर। चलो 14.7, 14.8 और 14.11 तीन एग्जांपल्स है ना किसकी? अभी जो आपने पढ़ाई। पता नहीं यार, और हाँ यही इनकी प्रैक्टिस कर लेना। हाँ हो इनकी गया। प्रैक्टिस कर लो, इसके अलावा भी मैं कुछ सवाल वगैरह ढूंढ ढांड के या मुश्किल मुश्किल बना के दे दूंगा, अगर हिम्मत हो गई किसी दिन तो। ठीक है ना, तो खैर चलो। अल्लाह सर, थैंक यू। चलो यार, अल्लाह हाफिज।